हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था अपवाह तंत्र में नदी और सहायक नदी से संबंधित। तो आज का ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है इसी के संबंध में। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा और इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं आप उसको देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो एंड तक देखिए और बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा पॉइंट बता दूं कि आज आपके पास आखिरी मौका है रात 12 बजे तक इस कोर्सेज़ को ज्वाइन करने का। काफ़ी कम कीमत पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएगी। ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, क्लिक करके स्टोर सेक्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषताएँ क्या होती हैं? तो आपको पता है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो 12 मासी होती है, यानी कि हर साल उसमें, यानी पूरे वर्ष, हर साल नहीं पूरे वर्ष उसमें पानी भरा रहता है। तो उसमें पानी लगातार बहता रहता है, कह सकते हैं पेरिनियल फ्लो होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय की नदियों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत सारी नदियाँ, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, आप दो नदियों को ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में यानी कि डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी एक्सेंचुरी बनाती है। ये सभी चीज़ आपको पार्ट 1 में बताई जा चुकी है, तो फिर से रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो अरब सागर में गिरती है, यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी नदी है? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर यानी कि इधर गिरती है, ठीक है। माही के संबंध में कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं, जैसे कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, याद रखेंगे। राजस्थान की ये दूसरी 12 मासी नदी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये माही नदी। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं सोम, अनस, पनाम, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो कड़ादा बांध है, कड़ादा बांध गुजरात में पड़ता है, तो ये गुजरात में जो कड़ादा बांध है ये इसी नदी पर बना है, माही नदी पर ही बना है, इसको याद रखिएगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत की बात की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है तो देखिए ताप्ती इधर बहता है पश्चिम की तरफ, नर्मदा भी पश्चिम की तरफ बहता है, लेकिन महानदी आपका पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो महानदी कहाँ से निकलता है ये आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया था, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप निकलता है, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग जलप्रपात का संबंध किस नदी से होता है? कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर यह बनाया गया, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तावा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो होता है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अब बात यहाँ पे नर्मदा की जा रही है तो थोड़ा सा पॉइंट तो बनता है इसके बारे में डिस्कस करना, जैसे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? तो नर्मदा की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 1312 किलोमीटर लगभग रख सकते हैं, और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखिए नर्मदा जो है वो वृंश घाटी से होकर के बहता है, वृंश घाटी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 पहाड़ों के बीच से होकर के बहता है। तो आपको जो पहाड़ वाला वीडियो बताया गया था इससे पहले, तो ये क्या करता है, नर्मदा नदी जो कि विंध्य, और ये उस उत्तर में इसके विंध्य पड़ता है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पड़ता है, और इसी बीच से होकर के आपका ये नर्मदा नदी बहता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये भ्रंश घाटी से होकर के बहता है, ठीक है। कपिलधारा जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। साथ साथ इसकी सहायक नदियों में बात करें तो तवा आपने देख ही लिया, उसके साथ कोनार याद रख सकते हैं, कोनार, और अगर हम बात करें तो वरना कह सकते हैं, बरना याद रखिएगा, बरना भी इसकी सहायक नदी है। दूधी हो जाता है, शक्कर हो जाता है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की मज़ेदार कंटेंट हमेशा मिलती रहती है। अगला पॉइंट्स, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान समझिएगा, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग लेविस या फिर तटबंध कहते हैं। ऑप्शन बी, लेविस या फिर तटबंध कहा जाता है। निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण है।
जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनको आज ही ये नोट्स दिया गया था। झीलों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में नोट्स प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्लाया झील क्या होता है, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। प्लाया झील को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे वायु निर्मित झील कह सकते हैं। हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलें का निर्माण होता है। जैसे हम कह सकते हैं सांबर झील हो गया, डिंडवाना झील हो गया, पंचभद्रा झील हो गया, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो डिंडवाना यहाँ पे इसके बारे में राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सी विल बी अ राइट आंसर, राइट। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन कह सकते हैं, बेसिकली 4 देशों में बहता है, राज्यों में, जैसे चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश, ये 4 देशों में इसके बेसिन पाए जाते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र की बेसिन है, नदियाँ बहती, क्लियर। और इसे सांगपो और एक और नाम से कह सकते हैं यरलुंग जांगपो भी कहा जाता है, सांगपो या फिर यरलुंग जांगपो भी कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है, राइट। अगला पॉइंट्स, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए। कह सकते हैं पुलिकिट, चिल्का और कोलेरू जो झील है पूर्वी तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बड़ा लच्चा, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और साथ ही साथ रोहतांग दर्रा भी इसी में है। कुल्लू घाटी पहले वाली वीडियो में बताया गया था पर्वत से संबंधित, तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल सीढ़ियों के बीच पाया जाता है, तो ये तीनों पॉइंट सही है। लेकिन कंचनजंगा काराकोरम पर्वत में ये गलत है, क्योंकि कंचनजंगा कह सकते हैं हिमालय, जो नेपाल हिमालय उसके अंतर्गत पड़ता है और ये हमारा सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। कंचनजंगा के संबंध में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है और हम कह सकते हैं कि भारत की जो कि सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है कंचनजंगा, नेपाल हिमालय में, और ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, यानी कंचनजंगा को नेपाली में किस नाम से जाना जाता है, तो कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है, कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। शायद ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो बस ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि गलत क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम चारों पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देंगे तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, क्योंकि कावेरी नदी को दक्षिण गंगा नहीं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा के रूप में हम लोग गोदावरी को जानते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ, तो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे पढ़ करके भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अंतर्गत जैसे सोन नदी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत और भी उदाहरण आते हैं, चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण माने जाते हैं, राइट। चलिए गोदावरी, यहाँ पे जो पॉइंट है आप इसको याद रखिएगा। जैसे ये पॉइंट, गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ये याद रखना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगला पॉइंट्स, निम्नांकित में से समूह की नदियों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं, तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, सी विल बी अ राइट आंसर। चलिए अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन सा एक लैंगून झील नहीं है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि पेड कोर्सेज में आपको आज ही दिया गया था, पेड कोर्सेज में आज ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, लैंगून झील किसे कहते हैं, प्लाया झील किसे कहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलें होती हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा लैंगून झील नहीं है, तो पेरियार झील को कह सकते हैं लैंगून झील नहीं है, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। अगर आपने हमारे कल की कम्युनिटी पोस्ट आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको एक नोट्स दिया था जो कि प्रायद्वीपीय भारत के नदियों का क्रम बताया गया था। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, नोट्स ही था, और वो नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें आपको क्लियरली ये बताया गया कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी है, तो सबसे उत्तर में हम रख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी को, जो कि सबसे उत्तर में होगा। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों के क्रम में बात करें तो आपको बताया गया था नोट्स में उत्तर से दक्षिण का क्रम। ट्रिक क्या था, मांगो कृष्णा,
पेन का बैग, ये आपको ट्रिक बताया गया था। मांगो कृष्णा पेन का बैग, तो मांगो का मतलब महानदी गोदावरी, मांगो। कृष्णा, कृष्णा हो गया। पेन का बैग, पेन का मतलब पेनार, का मतलब कावेरी, और बैग मतलब बैगई। तो बस ये देखिए क्रम आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक बताया था कि आप उस ट्रिक के माध्यम से याद रख पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रायद्वीपीय नदियों का बहने का क्रम क्या है। क्लियर? तो उस ट्रिक को याद रखिएगा। साथ साथ आपको एक और ट्रिक दिख रहा होगा लंबाई के अकॉर्डिंग, उसको भी याद रखिएगा। एक्चुअली वहाँ पे ट्रिक आपको बताएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया। तो नदी पथ परिवर्तन करने के कारण ही इसको बिहार का शोक कहा जाता है। हमेशा बाढ़ आते रहता है, कोसी नदी, ठीक है, बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट की गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि इसका उद्गम मैदान से होता है और वो है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पीलीभीत झील में, ठीक है, पीलीभीत, सॉरी झील नहीं, पीलीभीत जिले, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो फुलहर झील है वहीं से ये गोमती नदी निकलता है जो कि गंगा की सहायक नदी है। राइट, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलती रहे। अगला पॉइंट्स क्या है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है तो यहाँ पे कह सकते हैं गोदावरी नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, तो गोदावरी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। भारत में निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जोग भी दिया गया और कुचिकल झरना भी दिया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को, कुचिकल झरना। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है। भारत का सर्वाधिक सीधा गिरने वाला झरना जो कि जोग है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? कुचिकल झरना। तो ये आपको याद रखना है, कुचिकल झरना दोनों कर्नाटक में ही है, ये भी आपका कर्नाटक में, ये भी आपका कर्नाटक में। राइट, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी। तो देखिए मुख्य नदी ये है और इसकी सहायक नदी क्या ये है? नर्मदा की सहायक नदी चंबल होता है? बिल्कुल नहीं। यमुना की सहायक नदी सोन होता है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस होता है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल और केवल 3 सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो जस्ट अभी आपको बताया गया था कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कि एक मैदान से निकलती है, उसका उद्गम मैदान से होता है। तो पीलीभीत झील में स्थित फुलहर झील, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है फुलहर झील। तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट क्या बनता है? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है और ये हो जाता है आपका चित्रकूट जलप्रपात। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन ये बनता है, दामोदर दामोदर जो है जिसकी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के शोक के रूप में भी जानते हैं और इसकी सहायक नदी में यहाँ पे कह सकते हैं हुगली, ऑप्शन बी। कलकत्ता आपका हुगली नदी के किनारे ही अवस्थित है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के संबंध में। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। राइट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।